Hello, friends. In this lecture, we will learn about what is the situation in Bengal after the Mughal declination. Hello, friends. So, in this lecture, we will learn about the situation in Bengal. ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये समझा था कि कैसे कैसे जितने भी सक्सेसर स्टेट्स थे, ठीक है, मुगल का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से सक्सेसर स्टेट्स थे, ठीक है। अब हम लोग ईच सक्सेसर स्टेट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया था, ठीक है। हम लोग ने ये समझा था कि कौन कौन किस किस तरीके के स्टेट्स थे। प्रोटेक्टोरेट स्टेट थे, कुछ स्टेट मुगल इन्फ्लुएंस के बाहर के थे, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, कुछ रेबेलियस स्टेट्स थे, कुछ सक्सेसिव स्टेट्स थे, ठीक है। तो इस लेक्चर से हम लोग समझेंगे सक्सेसर स्टेट्स के बारे में, ठीक है। उसमें सबसे पहले समझते हैं हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में क्या सिचुएशन थी। हैदराबाद के फाउंडर थे निज़ाम उल मुल्क, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था, मीर कमरुद्दीन खान। इनको टाइटल मिला था चीन किलिच खान, ठीक है। ये क्या थे, ये सूबेदार थे दक्कन रीजन में, ठीक है। दक्कन रीजन में क्या थे, सूबेदार थे। बट इनको क्या कहा गया, इनको मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे इनको इसकी वजीर की पोस्ट दी गई, ठीक है। ये तो अपने वर्क में बहुत ही एफिशिएंट है, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि लेटर मुगल्स जितने भी थे ना आफ्टर औरंगजेब बहुत ही वीक थे, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वीक थे, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीला थे ना, वजीर ने जब इनको इनकी पोस्ट दी गई मीर कमरुद्दीन खान को, निज़ामुल मुल्क को, तो इनको जब वजीर की पोस्ट दी गई तो इन्होंने बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी सजेस्ट किए। बट मोहम्मद शाह रंगीला क्या थे, ये बहुत ही सीरियस नहीं थे, ठीक है। लैक ऑफ सीरियसनेस और कोर्ट पॉलिसीज ऐसी नहीं थी, तो इन्होंने इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। तो इन्होंने समझ लिया कि ये बहुत अच्छे वो नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, वो चले गए, वो वापस दक्कन चले गए, अपनी पोस्ट को रिजाइन दे दिया और वो वापस दक्कन चले गए और उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। ऑटोनोमस वो दक्कन पे रूल करने लगे, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। और अपने आप को निज़ाम डिक्लेयर कर दिया, निज़ामुल मुल्क। एंड इनको असफ जाही डायनेस्टी का भी फाउंडर माना जाता है, ठीक है। बेसिकली जो कार्नेटिक रीजन था वो हैदराबाद के ही अंडर आता था, तो उसके नवाब लाइक सआदतुल्ला खान, दोस्त अली खान, ठीक है, तो ये एक तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना रूल स्टैब्लिश कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि बंगाल में क्या सिचुएशन थी, ठीक है। बंगाल में यहाँ से समझते हैं बंगाल में क्या सिचुएशन थी कि मुगल एम्पायर के वीकनिंग होने के बाद 18 सेंचुरी के बाद जितने भी गवर्नर्स थे ना, वो अपने आप को असर्ट करने लगे थे, इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो बंगाल में क्या सिचुएशन थी, बंगाल के दीवान थे, दीवान अपॉइंट किए गए थे मुर्शीद कुली खान, ठीक है, मुर्शीद कुली खान। ये क्या थे, दीवान बेसिकली क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बंगाल, ठीक है। इन्होंने ये सूबेदार बन गए अपने आप, लेटर बिकम द सूबेदार ऑफ बंगाल, और बंगाल को इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट इनकी एक चीज ये थी कि इन्होंने कभी भी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया था, बट इन्होंने अपना ऑटोनोमस अथॉरिटी स्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है, जो कि अलाउड नहीं था अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हेरिडिटरी, और अपनी पोजीशन को भी हेरिडिटरी कर लिया था, ठीक है, जो कि अलाउड नहीं था अगर अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये चीज़ अलाउड नहीं थी, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया था। और इन्होंने क्या किया था, अपने कैपिटल को भी ढाका से मुर्शिदाबाद अपना शिफ्ट कर लिया था कैपिटल, ठीक है। मुर्शिदाबाद उन्हीं के नेम से ही पड़ा है, मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खान के नेम से, ठीक है। अब इसके कुछ सक्सेसर स्टेट्स वही हैं, मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर एंड मीर कासिम, ठीक है। तो इनमें से हम उन्हीं रूलर के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, ठीक है। हम सारे के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान ने क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनके टाइम में मराठा इन्वेजन बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फेस किया था, ठीक है। इस इमेज में भी देख सकते हो, इन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर लड़ी थी, ठीक है। इन्होंने मराठा इन्वेजन बहुत ही वो किया था, सफ़र किया था, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने अपनी स्ट्रेंथन किया था एडमिनिस्ट्रेशन को और इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा,
ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे? वो ग्रैंडसन थे, अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला, और ये नवाब बने थे 1756 में। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरफेरेंस को, ठीक है। ये ऐसे नवाब थे, और इन्हीं के टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। प्लासी का युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1757। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट 1757 का युद्ध है, 1857 का युद्ध है, ठीक है, 1947। आप देख रहे हो 100 ईयर्स का गैप में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि सिराजुद्दौला के टाइम पे हुआ था। और ये युद्ध क्यों ये हार गए थे? क्योंकि मीर जाफर जो उनके मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, सिराजुद्दौला के जो मिलिट्री कमांडर थे मीर जाफर, ये बिक चुके थे अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जो पहले से ही फिक्स थी, ठीक है। तो अब आते हैं मीर जाफर। मीर जाफर बनते हैं नवाब। ये बेसिकली एक पपेट नवाब होते हैं, पपेट रूलर होते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश के साथ वो मिल चुके थे, तो इनकी वजह से ये ब्रिटिश की सारी पॉलिसीज उनको माननी पड़ती थी उनको। बट इनके साथ ये सिचुएशन हुई कि जो भी फाइनेंशियल डिमांड्स थी ना ब्रिटिशर्स की, वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो फिर इनके जो दामाद थे, मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम को गद्दी पे ले आए ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को रिप्लेस करके मीर कासिम को बैठा तो दिया, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेंथन बंगाल को स्ट्रेंथन और एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म लाए इन्होंने मीर कासिम के टाइम पे, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल मुंगेर शिफ्ट कर ली थी, ठीक है। और इन्होंने इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज भी अबॉलिश कर दी थी, ताकि ब्रिटिशर्स के साथ क्या हो सके, कम्पीट हो सके, ठीक है। इन्हीं के साथ क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर में इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई थी, और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। ये सारी फोर्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। अब ये तो एक ऊपर से ओवरव्यू जिस्ट ले रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कि बंगाल में कैसे कैसे नवाब आए, उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया, ठीक है, और कैसे कैसे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि बंगाल में फाइनेंशियल रिफॉर्म ऐसे कौन कौन से लेके आए थे, ठीक है। जितने भी नवाब थे उन्होंने लैंड रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, इनको ये पता था कि हम पूरे इंडिया में तो चीज़ें सुधार नहीं सकते, तो क्यों ना इन्होंने अपने रीजन में ही, ठीक है, अपने बंगाल रीजन में ही उस चीज़ों को सुधारा था, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री जो होती है ना वो इंटरकनेक्टेड होती है। हमारे जो फ्यूचर में आप देखोगे कि बंगाल रीजन से बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, और बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश माना जाता है बंगाल को टाइम में। तो क्यों था वो चीज़ें, क्यों हुई? क्योंकि इस टाइम पे ये सारी चीज़ें, घटनाएं घट रही थी, ठीक है। तो वो इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे बंगाल के टाइम, बंगाल में क्या जितने भी नवाब थे उन्होंने क्या किया था, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म लेके आए थे। जैसे जागीर लैंड क्या होता है, हम लोग ने 3 तरीके की लैंड पढ़े थे, एक होता है इनाम लैंड, एक होता है जागीर लैंड, एक होता है खलीसा लैंड, ठीक है। तो इनाम लैंड तो ऐसे लैंड होते हैं जिनको इनाम में दे दिया जाता है, बट उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जिसके पास वो लैंड है वही उससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है, किंग के पास वो पैसा नहीं जाता है, ठीक है। दूसरी लैंड्स होते हैं खलीसा लैंड, दूसरे होते हैं जागीर लैंड। जागीर लैंड उन लोग को दिया जाता है, एक जागीरदार को, उस एक पर्सन को दिया जाता है जो कि पोस्ट हैंडल करता है, जो कि होता है जागीरदार, और जागीरदार उस लैंड से टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है। उसको हम लोग जागीर लैंड कहते हैं, और उसी से सारा स्टेट के जितने भी फाइनेंसेस होते हैं उसी से हैंडल होते हैं, ठीक है। और एक लैंड होता है खलीसा लैंड। खलीसा लैंड सिर्फ वो लैंड होता है जिसपे जो टैक्स कलेक्ट होता है ना उस लैंड पे, वो डायरेक्टली राजा के पर्सनल यूज के लिए जाता है, ठीक है। ये होता है खलीसा लैंड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था अपने टाइम पे कि खलीसा लैंड को भी कुछ जागीर लैंड में कन्वर्ट कर दिया था, तो कि ताकि क्या हो सके, स्टेट की इनकम बढ़ सके, ठीक है। और इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी लाया कि जो जितने भी बैरन लैंड्स थे ना उसको कल्टीवेबल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, तक्कवी लोन्स देना स्टार्ट किया। तक्कवी लोन्स क्या होता है कि एक लोन होता है, उसको दिया जाता है फार्मर्स को 5 से 6 साल के लिए, वो लोन उनके ऊपर रहता है, और वो उस लैंड में उस लोन की मदद से उस लैंड को उपजाऊ करेंगे, और उसमें
अपने अनाज को उगाएंगे, और जब 5-6 साल बाद जब उस लैंड पे मतलब अच्छी फसल होने लगेगी, तब उनका टैक्स वो उस लैंड से लिया जाएगा, उससे पहले नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ताकि क्या हो, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो, ठीक है। इस वजह से ये तकवी लोन्स दिया जाता था। और कुछ ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ सुधार लाए थे, जैसे कि पुलिस आउटपोस्ट इस्टेब्लिश किया गया था रॉबरी को कम करने के लिए, रोड्स को और सेफर बनाने के लिए ताकि रॉबरी कम हो, ठीक है, लूट मार कम हो, ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाया, बंगाल बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं घटी है ना, बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने ये सारी स्टेप्स उठाए हैं, तभी हम लोग उसमें देखते हैं, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि बंगाल वाला जो रीजन है ना, वो ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो एक और न्यूज़ मुझे देनी थी कि कल लेक्चर नहीं हो पाया था ड्यू टू सम इश्यूज, मेरी हेल्थ इश्यूज थोड़ी थी, तो इस वजह से कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। और अब आगे से ये चीज़ नहीं होगा, मैं आगे से ये मेक श्योर करूँगी कि डेली वीडियो लेक्चर्स आएँ, और इफ़ नहीं आते ना तो मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगी, मैं पोस्ट एक डाल दूंगी, ठीक है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आज लेक्चर्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे एक पर्टिकुलर एक टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देना चाहिए, बट इसको बहुत सारे काम होते हैं मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आता, वो टाइम थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है, बट मैं इसको करूँगी कि एक पर्टिकुलर एक टाइम पे, या तो 6 बजे या 6 से 7 के बीच में, या किसी भी इसी टाइम पे, इसी यही टाइम रहेगा 6 से 7 के बीच में ही अराउंड, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, please do like, share and subscribe for more such videos.